सारथी। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पहाड़ आज फिर चीख पड़ा है। उत्तर काशी के धराली में आसमान से कहर बरसा और जमीन पर बिखर गया जीवन। बादल फटा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, वो इंसानी लापरवाही की कीमत थी। आज मंथन में सवाल यही है कि क्या ये कुदरत का कहर है या फिर हमारे कर्मों का नतीजा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बीती रात बादल फटने की घटना हुई और इसका जो सैलाब है आज दोपहर बाद भारी तबाही मचाता हुआ आया। अभी तक तमाम लोग लापता हैं, तमाम लोगों को बचाया जा चुका है और आधिकारिक तौर पर 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए गए हैं। कई को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मलबे से निकाला है। हरसिल का सेना का कैंप भी इस दुर्घटना से, इस मलबे से प्रभावित हुआ है, ऐसी खबरें आई हैं। जो एक तरीके से बेस कैंप है सेना का और वहाँ सेना हरदम रहती है। हरसिल एक बेहद खूबसूरत जगह है जहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं। स्थानीय लोग अपने स्तर पर भी राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। सवाल अब ये है कि आखिर ये बादल फटते क्यों हैं? क्या सिर्फ मौसम की मार है या इसके पीछे छिपा हुआ वो खतरनाक सच है जिसे हम वर्षों से नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब वातावरण में बहुत अधिक नमी और गर्मी के कारण क्लाउड सिस्टम एक जगह स्थिर हो जाता है और अचानक बड़ी मात्रा में बारिश एक छोटे से इलाके में गिरती है तो उसे क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं अब इतनी बार क्यों हो रही हैं और बार बार क्यों हो रही हैं। आपको याद होगा 2013 की केदारनाथ त्रासदी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो अब तक हम नहीं भूले। लेकिन क्या हमने उससे कुछ सीखा? तब भी अंधाधुंध निर्माण, पहाड़ों में खनन, सुरंगें, रास्ते और ग्लेशियरों के साथ छेड़छाड़ और पर्यावरणीय असंतुलन आपदा की वजह माना जा रहा है। और आज 2025 में धराली फिर उसी गलती की कीमत चुका रहा है। पहाड़ों में अवैधानिक रूप से निर्माण, जो एक तरीके से सरकारों ने उसे वैधानिक कर दिया है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दबाव, ग्लेशियर क्षेत्रों में टूरिज्म और बेकाबू विस्तार। सवाल सिर्फ मौतों का नहीं, सवाल भविष्य का है। क्या हम आपदा के सिर्फ दुख मनाएंगे इसके बाद या फिर भविष्य के लिए कुछ सबक लेंगे? उत्तरकाशी की ये त्रासदी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या विकास जरूरी है लेकिन विनाश के रास्ते पर चलकर? ये सवाल है। अगर हमें पहाड़ों को बचाना है तो हमें नीति और नीयत दोनों में बदलाव करना होगा और इसके लिए बहुत सारे सुझाव और निदान भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मंथन में आज हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। उन परिवारों के साथ के न्यूज़ खड़ा है जो इस हादसे में तबाह हुए हैं, इस प्राकृतिक आपदा में तबाह हुए हैं। हम दुखी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जानें गईं प्रभु उन्हें अपनी शरण में लें और जो लोग घायल हैं या अभी भी लापता हैं उम्मीद है कि वो जल्द मिलेंगे और घायलों का ठीक ढंग से सरकारी तंत्र इलाज करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अरे हम तो इधर ही हैं, हर्षमुखवा की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार है। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होने हैं। सैलाब की जो तबाही है वो कुदरत से छेड़छाड़ की गवाही है, ऐसा हम सब मानते हैं। पहले उस सैलाब की तस्वीर जो दोपहर में आज आया और पूरे धराली इलाके को तहस नहस कर दिया। ये दृश्य है वो मलबे में दबे घर, जिंदगियां, भागते हुए लोग, जान
बचाते हुए लोग, अलर्ट करते हुए लोग कि सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है। और ये देखिए ज़रा, अफसोस कि इस सैलाब से जो लोग भाग रहे थे, शायद ही उसमें कुछ लोग बचे हों। ये दृश्य बड़ा खतरनाक है। ऐसा दृश्य हम लोग एनिमेशन में देखा करते थे, आज ये हकीकत है। और ये हकीकत क्यों बनी, अपने आप में भी बहुत बड़ा सवाल है। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हम तो हैं, इधर ही है हर्षमुखवा की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार यार। हाँ इस सैलाब की दूसरी लहर है। थोड़ी देर बाद ये दूसरी लहर आई और देखिए ये भी काफ़ी प्रचंड थी। स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो, ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है, वो देखो, वो वो बहन, भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा, ये तो हाँ रेस्क्यू इधर ही है होने वाला स्टाफ। है। तो ये हादसा ठीक ठीक साहब को करता हूँ। लोगों को हिला गया, हम सबको हिला गया, पूरे देश को हिला गया। सब क्या चारों तरफ तबाही का मंजर, खौफ, डर, अपनों को खोजने, उन्हें बचाने, उन्हें अलर्ट करने का दौर शुरू है। राहत और बचाव कार्य उत्तराखंड की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। वो लगातार बैठकें ले रहे हैं, इंतजामात कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी न रहने पाए। घायलों के इलाज की व्यवस्था है, जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं बादल फटने से पहले का, ये मंजर है, और ये बादल फटने के बाद की बर्बादी। ये दो तस्वीरें, ये रफ्तार देखिए, किस रफ्तार से आ रहे हैं लोग अपनों को बचने के लिए। कह रहे हैं कि बचो बचो बचो, लेकिन शायद इतनी रफ्तार से आने वाले इस जलजले से बचना क्या मुमकिन है। शायद बहुत मुश्किल। कई होटल, दुकानें, कहा जाता है कि पूरा निर्माण, कहा जाता है कि यहाँ लगातार जो क्षीर गंगा है, खीर गंगा, माफ़ कीजिएगा, खीर गंगा नदी है, खीर जैसी सफ़ेद नदी जलजले और जो मलबा है उसके कारण मटमैली होकर भयावह रूप ले चुकी थी। ये बेस कैंप है आर्मी का, उसका ये दृश्य है। धराली का आर्मी बेस कैंप, आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से ये मलबा इस कैंप में आया होगा और क्या स्थिति बनी होगी। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। 10 कुंटल क्या है? कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं जो जिन पर हमें गौर करना चाहिए। सुझाव भी हैं कुछ और उसके निदान भी कुछ हो सकते हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश चंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मंजू त्रिपाठी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एसपी कपूर हमारे साथ जाने माने भूवैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक, दुखद और भयावह हादसा, केदार त्रासदी के बाद शायद ये 12 वर्षों में दूसरा सबसे बड़ा हादसा उत्तराखंड में देखने को मिला है।
प्रोफेसर सूर्य प्रकाश कपूर साहब, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपने सोचा, क्या अध्ययन किया अब तक, क्या चीज़ें आपने देखी? इसके जिम्मेदार मौसम है, प्राकृतिक आपदाएं होती ही हैं, या हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं? प्रोफेसर कपूर, आपने अगर गलती से भगवत गीता का 7वां अध्याय प्रकृति भेद योग पढ़ा हो किसी ने, तो उसमें 2 तरह की प्रकृति की चर्चा की है श्री कृष्ण भगवान जी ने। एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जो जड़ प्रकृति है उसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार हैं। और दूसरी जो चेतन प्रकृति है, जिसके बारे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि वो सारे जगत में व्याप्त है, वो अव्यक्त प्रकृति है। और जो चेतन प्रकृति है वही जड़ प्रकृति की कंट्रोलर भी है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि केदारनाथ में तबाही हुई 2013 में। आपको मालूम है 28 मई 2005 को अंडमान सागर में बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी फटा। उसके फटने से 6 महीने पहले 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी भूकंप के कारण, और 3.25 लाख आदमी इंडिया में मरा था। उस ज्वालामुखी के फटने के बाद क्या हुआ कि उस ज्वालामुखी का जो कार्डेरा है, मुंह है, उसका जो व्यास है वो 2 किलोमीटर है। उसमें से 1200 डिग्री का लावा जो है वायुमंडल में फेंका जाता है। 24 घंटे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में फेंकी जाती है। वो जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल को 24 घंटे गर्म करती हैं, उनसे एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है। वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया मॉनसून के बहुत सारे बादलों को अपनी तरफ खींच के हिमालय के जो पहाड़ हैं, जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, नेपाल है, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, वो बादलों का जुलूस जो है इधर चलता है। जब वो बादलों का जुलूस इधर आता है तो लगातार बरसात होने से आपको मालूम है कि हिमालय जो बना हुआ है ये एक मलबे का ढेर है। इसमें सेडिमेंट्री कुछ मलबा है और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ये मलबे का ढेर जो है फालतू बरसात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतने पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, जब मलबे के ढेर के ऊपर आप जरूरत से ज्यादा पानी पड़ता है बरसात का, तो वो मलबे का ढेर जो है उसमें से मलबा भी जो है पानी के साथ बहना शुरू हो जाता है। आपने देखा धराली के अंदर क्या हुआ है कि मलबा आया है, बहुत तेज स्पीड से आया है, पानी के साथ आया है। वो जो मलबा आया है उस मलबे के इम्पैक्ट से, उस मलबे की टक्कर से बहुत सारे मकान, बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे होटल जो हैं वो जड़ समेत बह गए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है इसका सलूशन क्या है। हमें अंडमान सागर में वो जो ज्वालामुखी फटा हुआ है उसके ऊपर जो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बन रहा है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट रेडिएशन से, उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उसकी गर्मी की बिजली बनानी है। अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट उसके ऊपर लगा देंगे, उस गर्मी की बिजली बन जाएगी। वो गर्मी वायुमंडल में जाके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं बनाएगी, मानसून के बादलों को नहीं खींचेगी। फिर बादलों का जुलूस उत्तराखंड या हिमाचल या जम्मू कश्मीर या नेपाल या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को हर साल बर्बाद नहीं करेगा। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं उस ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट ना लगाने की वजह से हैं। उसके लगाने की जिम्मेदारी किसके पास है? ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, 502 नंबर कमरे में अटल अक्षय ऊर्जा भवन में बैठे हैं। उनको मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि आप प्रपोजल बना दीजिए ज्वालामुखी के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने का, क्योंकि जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने से उस ज्वालामुखी के ऊपर जो हीट रेडिएशन हैं वो वायुमंडल में जानी बंद हो जाएंगी, मानसून के बादलों को खींचने बंद हो जाएंगे, हिमालय के पहाड़ों के ऊपर फालतू बरसात बंद हो जाएगी। मगर वो लोग बहुत सुस्ती कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, उनके घर पे मीटिंग हुई, सारी मिनिस्ट्री बुलाई गई, मेरा लेक्चर को बुलाया गया, अरुण कुमार त्रिपाठी जी को और अनिल कुमार डायरेक्टर को सामने सामने मंत्री जी ने कहा कि आप प्रपोजल बनाइए जियोथर्मल एनर्जी का,
प्लांट लगाने का वहां प्रपोजल बनाइए, मगर वो प्रपोजल नहीं बन रहा है। जब तक वो प्रपोजल नहीं बनेगा, जब तक ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं लगेगा, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जो है इसी तरीके से मानसून के बादलों को अपनी तरफ खींच के वो हिमालय के पहाड़ों को भेजता रहेगा, और हिमालय जो मलबे के ढेर है उसके ऊपर ज्यादा पानी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए मलबे का ढेर का जो मलबा है वो भी पानी के साथ बहता है। केदारनाथ की तबाही में भी यही हुआ था, एक छोटा सा चट्टान का पीस आके मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गया था, उसने पीछे का सारा मलबा, सारे टुकड़े जो थे पत्थरों के उनको रोक दिया था, इसलिए मंदिर बच गया था। अब दूसरी बात है, अब ये तो रही जड़ प्रकृति, दूसरी है चेतन प्रकृति। हमारा देश देवभूमि भारत कहलाता है। कितने दुख की बात है कि इस देश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है। गौ माता को इस धरती के ऊपर रहने का प्रथम अधिकार है। अगर कोई सोचे राजनीतिक के, कोई प्राइम मिनिस्टर सोचे, कोई प्रेसिडेंट सोचे कि मैं डिग्निटरी हूं, नहीं, गाय माता दुनिया की सबसे बड़ी डिग्निटरी है। हमारे यहाँ पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, गोभी विप्रश्च वेदेश्च सती भी ब्रह्मदि भी अलुप्तै दांशिरश्च सप्तवी धारते मही। सप्तवी धारते मही, मही का मतलब पृथ्वी, सप्तवी का मतलब सातों ही, 7 विभूतियों के पुण्य कर्म से ये पृथ्वी टिकी हुई है। उस 7 विभूतियों के जब नाम आते हैं तो पहली विभूति है गोभी, गाय ही। दूसरा है विप्रश्च, जो वचन सिद्ध योगी हैं दुर्वासा ऋषि के मुकाबले के, वो विप्र कैटेगरी में आते हैं। तीसरा आता है वेदश्च, जो मंत्रनिष्ठ ऋषि हैं जिन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया, जैसे कि वशिष्ठ हैं, जैसे कि विश्वामित्र हैं, जैसे कि मधुचंद्र ऋषि हैं। ये सारे ऋषि जो हैं ये तीसरी कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है सतीबी, सतीबी में आती हैं ऋषिकाएं, जैसे वाक है उसका देवी सूक्तम है, जिन्होंने मंत्रनिष्ठा विष्ठाएं थी, वो चौथी कैटेगरी में है सतीबी में। फिर ब्रह्मवादी भी, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, who are enlightened people, the people who have seen the light. There is difference. ठीक है डॉक्टर कपूर, आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ों को रखा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक काम जो सरकार को करना है, आपका लेक्चर भी हुआ, बहुत सारे काम भी वहाँ पर हुए, वो जरा दर्शकों को हमारे सरल भाषा में कपूर साहब जरा बताइए, क्या वो कौन सा काम होना, जियो प्लेट लगनी है, क्या होना है, पावर प्लांट लगना है, क्या क्या आप बताना चाह रहे हैं? अंडमान सागर में बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी फटा है 28 मई 2005 को। जैसे एक तंदूर का मुंह होता है, ऐसे उस ज्वालामुखी का मुंह है, उसको हम साइंस की भाषा में कार्डेरा कहते हैं। उसका जो व्यास है, डायामीटर है, वो 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर आप इमेजिन कीजिए कि एक तंदूर हो जिसका मुंह इतना बड़ा हो कि 2 किलोमीटर हो, उसमें से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन 24 घंटे दिन रात वायुमंडल में पंप होती हैं। तो वायुमंडल में उस गर्मी जाने से एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, जून के महीने में राजस्थान में मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 55 को 22 से 22 से गुना करें तो 1100 बनता है। तो राजस्थान जितने बादल खींचता है उससे 22 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है उस ज्वालामुखी की हीट में, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया में बादलों को खींचने की। तो आधा मानसून जो है वो अंडमान में जाता है, वहां पर जाकर बादलों का एक जुलूस बन के हिमालय की पहाड़ियों को चढ़ता है। कभी ये जम्मू कश्मीर को बर्बाद करता है, कभी हिमाचल। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं, जो वो ऊष्मा है, जो वो ऊर्जा है, उसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? दोबारा बोलिए। वो जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए प्लांट लगना चाहिए, ये बात कह रहे हैं? जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा 1 मेगावाट का। 1 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्लांट लगने से उस गर्मी की बिजली बन जाएगी। वो गर्मी वायुमंडल में जाके अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा, बादलों को नहीं खींचा जाएगा, बादल हिमालय पे जो है कम जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। हिमालय जितनी बरसात सहन कर सकता है उससे डबल बरसात हो रही है। वो डबल बरसात कौन करवा रहा है? वो ज्वालामुखी करवा रहा है। प्रहलाद जोशी जी ने 2 मीटिंगें की मेरे साथ 11 अक्टूबर रोड पे, और साइंटिस्टों को, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी को ओपनली कहा कि आप प्रपोजल बनाइए, जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा ज्वालामुखी पे, ताकि हिमालय के पहाड़ जो हैं
जोशीमठ में जो सब्सिडेंस होती है वो भी उस पानी से होती है। ठीक है। जो केदारनाथ की तबाही हुई, 6,000 आदमी मरा, वो भी उस फालतू बरसात से। जम्मू कश्मीर में फ्लड आया, फालतू बरसात जो हो रही ठीक है है। उसके लिए ज्वालामुखी का जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के ठीक है। इलाज करना पड़ेगा। ठीक और है। दूसरा, नरेंद्र मोदी को गोरक्षा का केंद्रीय कानून लाना पड़ेगा। गाय माता से जो इन्होंने वादे ठीक है। किए थे, गाय माता का इस धरती पे जीने का पहला अधिकार है, नरेंद्र मोदी का बाद में है। ठीक है। ठीक है प्रोफेसर कपूर, प्रोफेसर कपूर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और इस पर प्रोफेसर कपूर ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा। अब इतने बड़े विद्वान हैं, बता रहे हैं कि प्रहलाद जोशी साहब से ये बात हो गई और वहाँ वैज्ञानिकों से ये बात हो गई, लेकिन ये अगर इतनी भयानक आपदाओं का कोई हल है और वो उसमें लेट लतीफ़ हो रहा है तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत है और इसको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सतीश चंद्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र, वास्तव में इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे प्रोफेसर कपूर ने भी बताया कि भाई उनकी मिनिस्ट्री मीटिंग हो गई है, एक अच्छा पावर प्लांट लगा के उसका बिजली बन सकती है और हम समस्या से भी हल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर मुझे लगता है गौर नहीं करा जाना चाहिए क्या सतीश चंद्र? देखिए, पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक घटना है और जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। जैसे ही ये घटना हुई तो उसी समय पे ही 10 मिनट के अंतराल पे जो वहां पे नजदीकी सेना तैनात है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच चुकी थी जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने तत्परता के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, वो अभी भी उन्हीं की निगरानी में चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर ब्रिगेड, जो भी आपदा संचालन वाली एजेंसियां हैं वो वहां पे त्वरित स्तर पे कार्य कर रही हैं और अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आपदा, जो क्लाउड ब्रस्ट या बादल फटने की जो घटना हुई है, ये इससे पहले भी वहां पे हुई है। 1971 में भी हुई है, 1991 में भी हुई है, 2003 में भी हुई है। तो ये घटना यहाँ पे अभी पहली बार हुई है ऐसा भी नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड के साथ आपदा का जो है चोली दामन का साथ हो गया है। आप विगत दिनों में या विगत महीनों से देख रहे हैं कि हमारे जो नियर जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही स्थिति यथावत बनी हुई है। एक महीने से वहां पे प्रकृति जो अपना स्वरूप दिखा रही है, तो वही अभी जो यहाँ पे जो सिग्नेचर जो यहाँ पे घटना हो गई है इस बार हमारे यहाँ मानसून में, वो उत्तरकाशी की घटना है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा पहला और जो अंतिम जो अभी कार्य है वो यही है कि किस तरह से वहां रेस्क्यू करा जाए और रेस्क्यू जितनी जल्दी हो सके, जितने लोगों को हम वहां से बचा सके, जितने जीवन को हम बचा सके, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जान बचाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। पहला उद्देश्य हमारा जो है वहां पे अधिक से अधिक जान बच सके, जीवन बच सके, और उसी और हमारी एजेंसियां भी कार्य कर रही है। देखिए, ये क्या फॉल्ट रहा, क्या पर्यावरण की वजह से हुआ, क्या मौसम की वजह से हुआ, किस विकास की वजह से हुआ, देखिए ये बात की बातें हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पे जो हमारा ध्यान है वो वहां पे जीवन को बचाना है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अच्छे से संचालित करना है कि अधिक से अधिक लोग जो फंसे हुए हैं उनको जीवित बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ ही जो ये प्रकरण आएंगे कि ये किसका फॉल्ट रहा, किस वजह से ये घटना हुई है, किस वजह से ये दुर्घटना हुई, किस वजह से ये आपदा आई, वो निश्चित तौर पे एक रिसर्च का विषय रहेगा। और उस पर हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार या हमारी विभिन्न एजेंसियां जो इस क्षेत्र पे कार्य करती है, वो निश्चित तौर पे इस पर रिसर्च करेंगी और एक जो डाटा होगा वो प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने लाया जाएगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि आप विकास 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 अगर इसी को ही अगर हर चीज को मुद्दा बना के अगर करते रहेंगे कि ये विकास क्यों हुआ, विकास नहीं होना चाहिए, तो एक तरफ देखिए जो हमारा सीमावर्ती जो देश है वो चाइना है, और चाइना ने वहां अपने पहाड़ों में जो हमारा उनका तिब्बती क्षेत्र है वहां तक उन्होंने ट्रेन पहुंचा दी। उन्होंने जो रोड हाईवे है वो उनके हाईवे मार्ग देखिए कितने अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सिर्फ विकास को नहीं सोच सकते, ये हमारी भी मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत जरूरत है हमारी भी। ठीक अगर है। हमारा प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है तो हमें विकास भी साथ साथ करना पड़ेगा। ठीक हाँ, बात है। निश्चित तौर पे ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जान माल की जो क्षति हुई है वो बहुत ही अति दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें सतीश चंद्र ने कही हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जान माल की क्षति हुई, इसके लिए वो दुखी हैं, लेकिन ये कह के विकास को नहीं रोका जा सकता। वो चीन का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि चीन में टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत आगे वो जा चुके हैं। अगर उस तरीके से किया जाए तो यहाँ भी मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बार बार पर्यावरणविद और बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि पहाड़ों के साथ जो सलूक किया जाता है वो अच्छा नहीं है। अभी प्रोफेसर कपूर ने एक अलग तरीके का एंगल दे दिया कि वहाँ ज्वालामुखी का मुख 2 किलोमीटर का खुल गया है अंडमान सागर में, उसकी वजह से जो उष्मा निकल रही वो बादल बनाती है और वही सब सारे जलजले और बवाल की जड़ है। ये भी रिसर्च का विषय है। प्रोफेसर कपूर कह रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री के सामने डेमो भी दे चुके हैं, बातें भी हो चुकी हैं, ये नहीं हुआ। ये भी अपने आप में अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर विषय है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो इस पूरी घटनाक्रम के पहलुओं पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। अरे हम तो इधर ही हैं, हर्षमुखपुरा की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार यार। हाँ 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होने हैं। ब्रेक से लौट आया और बहुत ही दुखद हादसा हुआ है उत्तराखंड के घराली में, और अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है कि इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रेक से पहले कह रहे थे कि नहीं, विकास 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 के नाम पर इसे नहीं कहा जा सकता, विकास नहीं रोका जा सकता। विकास अपनी जगह है, इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विकास नहीं रुक सकता है। रुख कांग्रेस की नेता की तरफ करेंगे मंजू त्रिपाठी। एक तो ये घटना को लेकर आपकी सोच क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है कि आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने साफ कर दी कि भाई ये विकास चीन कर रहा है, विकास तो हमें करना होगा, विकास तो हम नहीं रोक सकते हैं। मंजू त्रिपाठी। देखिए भाई, इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही हृदय विदारक जो घटना घटी है, सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आगे बढ़ूंगी। देखिए, इस समय अभी प्रोफेसर कपूर साहब ने, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, उनको के सामने कुछ बोलना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से विस्तार से किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से जियोथर्मल प्लांट लगना चाहिए, बहुत सुझाव, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। लेकिन अभी इस समय राजनीति न करने के हुए इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटित हुई है उत्तरकाशी में, हम सब लोग आहत हैं, हमारी आवाजें कांप रही हैं ऐसी दर्दनाक हादसा देख के। 2013 के बाद, केदारनाथ के बाद आज फिर 5 अगस्त 2025 काले अध्याय में आपदा के मामले में जुड़ गया है। परिवार किस तरह नष्ट हो गए, किस तरह से तबाही, त्राहिमाम बचा हुआ है। बोलते हैं ना, आग और पानी दोनों से खेला नहीं जा सकता। पानी को रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, पानी अपना रास्ता बना लेती। जहां तक हाँ हमें सोचने की बात है, चाहे जो भी सरकारें हों, कि हमें बसावट, खाली विकास की मुद्दा आप नहीं बना सकते। लोगों को तबाह करके विकास नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि चाहे जो सरकार हो, राजनीति की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जनहित की बात करते हुए कहना चाहूंगी कि कोई भी सरकार हो, उसको एक दायरा बनाना चाहिए कि नदी के किनारे 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक कोई घर नहीं बना सकता। जहां तक हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियों की बात है, हमारी पहाड़ियां कच्ची है। अभी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब ने बताया कि जो मलबे से जो है, मलबे के ढेर की पहाड़ियां, इस पर जब अतिरिक्त दबाव आता है, पानी आता है, तो वो बर्दाश्त न करते हुए वो जो है अपना जो पेड़ पौधे सब अपना जड़ छोड़ देते हैं
और इस तरह से आपदाएं आती हैं और इस पर उचित कार्य नहीं किया गया, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, तो ये आपदाएं थमने का नाम नहीं लेंगी। पता नहीं कितने घर बर्बाद कर देंगी, कितनी जिंदगियां बर्बाद करती आ ही रही है। 2013 में भी ऐसा हुआ और अभी भी यह घटना घटी। अभी तो मृतकों की संख्या जो भी 10-20 बताई जा रही है, लेकिन अभी कितने मलबे में दबे हैं, कितने निकाले जा रहे हैं, क्या है। हाँ, एक बात जरूर सतीश भाई ने कहा कि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ अपने सेना के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को, एसडीआरएफ के लोगों को, एनडीआरएफ के लोगों को, और जो सामूहिक रूप से जो भी लोग इस राहत कार्य में जुड़े हैं। कितनी जिंदगियां बच जाए, ज्यादा से ज्यादा सबकी कोशिश है। उस कार्य को करने के लिए विपक्ष जो है कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ी हुई है। जो भी हमारी जरूरत पड़े सरकार हमें आदेश देगी, हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये बात पूरे उत्तराखंड की है, ये बात सबकी है। जिंदगी जिंदगी है, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। तो इस समय हमें एकजुट होकर काम करें। हाँ, मौसम विभाग की सूझबूझ के कारण आप देखिए कि 2 दिन से उत्तराखंड में विद्यालय बंद है। डीएम के आदेश के अनुसार विद्यालय नहीं खुले थे, नहीं तो पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझ जाते। तो ये सब चीजें जहां जिसकी तारीफ करनी है वो तारीफ करूंगी, लेकिन ये समय यूनाइट होके हम सभी लोग अलग अलग पार्टी से जरूर हैं, लेकिन इस आपदा के घड़ी में हम आपदा में अवसर ढूंढने का काम ना करके हम कंधे से कंधा मिला के सरकार का साथ दें, शासन प्रशासन सबका साथ देंगे, ये हमने ठान लिया है। ठीक बात है। यूकेडी के नेता शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तराखंड की परिकल्पना यूकेडी ने की और एक सोच थी उत्तराखंड के बारे में, लेकिन यूकेडी कभी पावर में नहीं था, इसलिए अपनी सोच के मुताबिक वो उत्तराखंड नहीं बना पाया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी मंजू जी ने जिस तरीके से चीज़ें रखी कि भाई हम सब लोग जो हैं उत्तराखंड की बेहतरी, और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं या अभी भी जो मलबे में हैं लोग, हमें उम्मीद है कि वो जीवित बचे होंगे तो उनको कम से कम सेफ किया जाए। लेकिन फिर एक जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, केदारनाथ त्रासदी के बाद ये सबसे बड़ा हादसा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बहुत सारी बड़ी भयावह खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मैं खुद वो खबरें सुन कर डर रहा हूँ, दिल कांप रहा है कि पता नहीं हे ईश्वर क्या होगा, देवभूमि में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि देवताओं की भूमि है और वहाँ ये जलजला और सैलाब। मोटे तौर पर वो कौन से तत्व हैं, कौन से अवयव हैं जो इस तरह की घटनाओं को बल देते हैं, और जो काम होने चाहिए थे, अलर्ट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, वो क्या प्रॉपर हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आम जनमानस कहेगा पाप बढ़ गया, उसकी सजा है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो बड़ा तार्किक तरीके से कपूर साहब ने बिल्कुल बता दिया कि जिस तरीके से ज्वालामुखी फटा, उसकी गर्मी से बादल पानी को लेकर आते हैं और समय समय पर जगह जगह पर बादल फटते हैं, जिससे नुकसान होता है। बड़ी साधारण सी बात है और वैज्ञानिक तर्क बड़ा सटीक है और बड़ा सही भी है। मगर उनकी नाराजगी भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं अनदेखी करने के बावजूद इस तरह की आपदाएं हो रही है, वैज्ञानिकों की सलाह को, रिपोर्टों को अनदेखा सरकारें कर रही है, जिस कारण ये बादल फट रहे हैं। आपका जो मामला है, खीरगंगा की टॉप ऊंचाइयों बादल फटा और धराली गांव में आपदा आई, सैकड़ों आदमी मलबे के नीचे दब गए, मकान जमींदोज हो गए। उन तमाम परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो इस दुर्घटना में के शिकार हुए, जो दिवंगत हुए, उनको हमारी श्रद्धांजलि है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गंगा के किनारे बनाने के लिए जो मानक है में एनजीटी का स्पष्ट वो है कि 120 मीटर दूर मकान बनना चाहिए। सिंचाई विभाग के मानक हैं कि जिस जगह पर नदी नाले बहते हैं उसके इर्द गिर्द मकान का निर्माण नहीं होना चाहिए। भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट कहती है कि गंगा के किनारे, नदी नालों के किनारे, कच्चे पहाड़ों में बड़े मकान नहीं बनने चाहिए। अब आप देख लीजिए
गंगा की मुहाने पे यदि आप अतिक्रमण करोगे तो आप कितने ही ऊंचे हो, जिस दिन बादल फटेंगे ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। और आज सब लाचार खड़े हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि इस आपदा के पीछे प्रशासन की लापरवाही है। यदि सख्ती से उन जगहों पर होटल वगैरह नहीं बनते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। दुर्भाग्य है 82 में गंगा के मुहाने में ताज होटल बना हुआ है। यमकेश्वर के बैरागढ़ के अंदर नदियों में लोगों ने कब्जा करके होटल बना दिए हैं। तो कहने का मतलब है इंतजार कीजिए, कभी बादल फटेगा तो और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आएंगी। केदारनाथ के बाद सबक सिर्फ इतना लिया कि नेताओं ने 4-4 मंजिल अपनी वहां पर बना दी। बद्रीनाथ के अंदर जनता आंदोलन कर रही है कि ये प्राधिकरण की आड़ में गंगा के साथ छेड़खानी बंद करो, आंदोलन चल रहे हैं। मगर सरकार है कि वहां पर 10-10 मंजिले मकान बनाकर बद्रीनाथ को भी संकट में खड़ा कर दिया है ब्लास्टिंग करके। अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो आपदा में भी राजनीतिक अवसर देख रहे हैं। नहीं, कहना पड़ेगा भट्ट साहब, कहना पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं व्यथित करती हैं और ऐसे मौके पर जो नहीं कहता है इतिहास उसे माफ नहीं करता, कहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों के हर एक चेतावनी को अनदेखा कर कर यहाँ पर अनियंत्रित विकास किया जा रहा है। इसी पैनल में बैठे हुए 2 वैज्ञानिक अभी अपनी बात में जो कहेंगे, उन्हें आपको लगेगा कि ये सरकारें नाम की हैं, केवल विकास के नाम पर नोट कमाना और अनियंत्रित विकास करने इनकी सोच है। अब जो धराली में हुआ है, अब आप देखिए, अगर आप उसकी पिक्चर को देखते हो तो गंगा उधर से आ रही है और ठीक सामने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो बने हैं और ताश के पत्तों की तरह गिर गए जी। तो आप बताइए, वो जो मुहाने को ब्लॉक कर कर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, कभी ना कभी तो इसमें ऐसी घटना होनी थी, जैसे जोशीमठ में हो गया। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जोशीमठ तो एक रेत का ढेर है, वहां पर आपने बना दिया, वो भी टूट कर खत्म हो गया। अभी तक उनके विस्थापन की बात नहीं हुई। केदारनाथ की घटना से आपने क्या सबक लिया? कुछ नहीं। एनडीआरएफ और केदारनाथ में ही भट्ट साहब, केदारनाथ में भी बहुत सारी इमारतें बन गई फिर से। मैं वही कह रहा हूं, होटल बन गए साहब बड़े बड़े, और सारे गुजराती बना रहे। वहां के लोकल पंडे, पुरोहित, दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह मत करो, बद्रीनाथ खत्म हो जाएगा, केदारनाथ से सबक लो। मगर सुने कौन? जैसी इनके ऊपर आवाज उठती है हिंदू खतरे में, बस जैसी हिंदू खतरे में, यही जनता जो इनको सत्ता में बैठा रही है, यही इनकी जाल में फंस रहे हैं। इसलिए हमारा यह कहना है, यदि वैज्ञानिकों के रिपोर्टों के आधार पर उत्तराखंड के अंदर विकास होगा तो निश्चित रूप से ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है। ठीक है। वरना कभी थराली, तो कभी यमकेश्वर के बैरागढ़ में, तो कभी केदारनाथ में, कभी जोशीमठ में, कभी धारचूला पिथौरागढ़ में आप इस तरह की घटनाएं देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप और हम डिबेट करते रहेंगे। इंच मात्र फर्क किसी को पड़ेगा नहीं। सरकारों का काम केवल आरोप लगाने वालों के ऊपर तानाशाही करना है और डिबेटों से जो सवाल निकल कर आते हैं उस पर समाधान करने की इनकी कोई मंशा नहीं है। ठीक है। मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि ये तमाम जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, प्रथम दृष्टया तमाम विभागों की अनदेखी कर जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। ठीक है, ठीक है। अरुण शर्मा जी, अभी भट्ट साहब ने बहुत विस्तार से, बहुत खोल कर सारी चीज़ों को बताया कि भाई ये अनियंत्रित जो विकास है, तथा कथित विकास है, उसी के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई चीन में भी विकास हो रहा हो तो पहाड़ के अंदर ट्रेन घुसेड़ देते हैं, वहाँ तो इस तरह कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ये विकास और पर्यावरण दोनों को साथ साथ लेकर कैसे चला जा सकता है? अरुण शर्मा। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने चीन और उत्तराखंड की तुलना की विकास के मामले में, तो मैं उनको ये बता दूं कि चीन के पहाड़ और उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत अंतर है। जैसे जो हमारे नॉर्थ के पहाड़ हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इनके पहाड़ में और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में भी बहुत अंतर है।
दूसरी चीज मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किस चीज का, लेकिन ज्वालामुखी जो हमारे वैज्ञानिक साहब ने कहा 2005 में पड़ा, लेकिन वहां तो आपदा पहले भी आई, 78 में भी आई, और 78 में इसी स्थान के पास आई थी जब झील बन गई थी, अगर याद हो। तो तब कौन से ऊष्मा उसकी बादलों के साथ यहाँ आई थी? तब तो कोई नहीं आई। उसके बाद बहुत सारी घटना हुई। 91 में नीलकंठ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मैं गवाह हूं उसका। हमने 15 दिन तक लगातार नीलकंठ गए और वहां रेस्क्यू किया प्रशासन के साथ। तो तब भी कोई ज्वालामुखी नहीं फटा था। देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक तथ्य हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट सामान्य प्रक्रिया है और ये अक्सर होता है। ये 2005 से पहले कई बार हो चुका और उसके बाद भी हो रहा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अलग तथ्य है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, आपने उसके बचाव के उपाय भी दिए हो, सरकार ने उन उपायों पर अमल नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन जो आज की घटना आपके सामने हुई, निश्चित तौर पर वो अनियोजित विकास से संबंधित थी। मैं आपके चैनल में कई बार डिबेट में इस चीज को कह चुका हूं कि जब नदियों के किनारे, खालों के किनारे बस्तियां बस जाएगी और उन बस्तियों के बसते समय कोई रोक टोक नहीं होती। आज तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई, कौन तहसीलदार था, कौन एसडीएम था, कौन डीएम था, कौन पटवारी था, जिनके समय में वो अतिक्रमण हुआ, उन पर आज तक कोई जिम्मेदारी आयत नहीं हुई, जिसके कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा, क्योंकि नदियों के किनारे ज्यादा सुहावना रहता है, चीजें, लोगों को सुविधा होती है, पानी मिल जाता है वहां। अगर और तो और अगर कोई मर जाए तो उसको जलाने की जगह भी मिल जाती है, लकड़ियां भी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब, तो उसे रोका क्यों नहीं जाता? सवाल इस चीज का है। आज की घटना आपने देखी, एक सैलाब आया, लोग चेतावनी देते रहे, सीटी बजाते रहे, जो वहां का तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मकान थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, वो तिनकों की तरह उड़ गई और उसके साथ वो जनता भी उड़ गई जो उन मकानों में थी या मकानों से बाहर वो थी, क्योंकि वो पूरा मार्केट है गंगोत्री के रास्ते का। और उस मार्केट में गाड़ियां भी थी, जो आपके एक वहां केदारनाथ का मंदिर है, वो भी पूरा डूब गया। और उसके बाद किस तरह लोग बचने के लिए प्रयास करते रहे। और जो लास्ट वीडियो आप दिखा रहे हैं वो हरसिल हेलीपैड का है, जहां झील बन गई है। तो ये सारी परिस्थितियां देखिए, ये बिल्कुल सही है। हम अगर प्लान्ड वे में विकास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और इन दिनों देखिए, जब बरसात हुई है, जगह जगह सड़क बंद, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। आज ही केवल इस क्लाउड बर्स्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जान माल की हानि हुई है, लेकिन आप दूसरे क्लाउड बर्स्ट की बात नहीं कर रहे जो हरसिल के ऊपर हुआ। हरसिल के ऊपर झाला में भी आज ही क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट के बाद हुआ, लेकिन क्योंकि वहां कोई मानवीय बस्ती नहीं थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन स्थितियां यही है कि आज की तारीख में पिछले 48 घंटे से लगातार वर्षा हो रही, और जैसे वैज्ञानिक साहब ने भी कहा कि ये भुरभुरे पहाड़, ये एक तरह से राख के ढेर है। पानी ज्यादा पड़ता है तो जो पौधे हैं वो जड़ें उनकी खोखली हो जाती है और वो पूरी की पूरी मिट्टी निकल के आ जाती है। एक तथ्य और आपने याद नहीं दिलाया, मैं दिला दूं आपको। देखिए, 2 इंच की जो पाइपलाइन होती है, 2 इंच की पाइपलाइन का प्रेशर कितना होता है, वो कंक्रीट की दीवार भी तोड़ सकती है। जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, वाटर लेवल एक साथ 24 इंच बढ़ता है। अब आप लगाइए 2 इंच की पाइपलाइन और कहां 24 इंच का प्रेशर, तो उसके रास्ते में जो आता है वो उसको तबाह करता चला जाता है। और इसीलिए आप देखिए, उसमें जब ये सैलाब आता है तो बड़े बड़े बोल्डर्स, कितने बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, और साथ में जो मलबा होता है वो अपने सामने आने वाली हर चीज को सिक्कों की तरह बहा ले जाता है। और ये साफ देखा, आज जिन लोगों ने वो ऊपर से मुब्बा गांव से वीडियो बनाया, कम से कम उन्होंने ये कृपा करी कि ये पूरा दृश्य आज पूरे दुनिया के सामने आ गया कि आज ये हो क्या रहा है। और ये
जो आज विनाश देखा है असली में ठीक वो है। आंखों के सामने देखने को मिला, और इससे निश्चित तौर पर हम भी आप भी सारे हतप्रद हैं कि आखिर हो क्यों गया। उस पूरी बस्ती को 1 मिनट में तबाह कर देना, और उसके बाद वहां केवल मलबे का मैदान। और अभी तो एक दिक्कत और है कि उस मलबे के नीचे मानव दफन है, जानवर दफन है, और मलबा है। आज वो पूरा का पूरा दलदली इलाका है, और जब वो सूखेगा धीरे धीरे तो जो वहां सड़ांग फैलेगी उससे बीमारियां फैलने का भी डर जी है। जी उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। जी। ये सरकार का काम है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है और सरकार अपना काम कर भी रही है। अभी आप देख रहे थे तस्वीर में लगातार पुष्कर सिंह धामी एक एक अधिकारी से वहाँ बात कर रहे हैं। मीटिंग अभी भी वहाँ चल रही थी और सारी मीटिंग उन्होंने कर ली है, कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल कर ली। लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने एक मीटिंग की। सभी प्रमुख सचिव, डीजीपी और तमाम जो डिपार्टमेंट्स के लोग थे, एक मुकम्मल प्लान बनाकर इन सारी चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। पर्यावरणविद हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, इस चर्चा को आपने काफ़ी कुछ सुन भी लिया है। पर्यावरणविद होने के नाते आपकी क्या दृष्टि है इस पूरे घटनाक्रम पर, और ये जो मूल कारण है इसका, जो उसको बताया जा रहा है विकास, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जितने भी इसमें हादसा हुआ है, जो मृतक हैं, उनसे मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि इसमें ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, तो देखिए मैं इनको 3 भाग में डिवाइड करूंगा। एक तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज की जो सबसे ज़्यादा मार है वो हमारे उत्तराखंड पे या हिमालयाज पर पड़ रही है, जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं जी। और इसको गवर्नमेंट भी मानती है, सरकार मानती है, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल मानने से कुछ नहीं होगा, उसको मिटिगेशन के लिए हमें जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो उपाय करने हैं उन पे अब बहुत, जिसे कह सकते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इन पे ही कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट को कोई डिनाई नहीं करता, कई चीज़ों के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जी, मुझे लगता है कि आशीष जी का नेटवर्क कुछ व्यवधान क्रिएट कर रहा है। इस बीच में जो थोड़ा बहुत समय मेरे पास है उस पर मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ एसपी कपूर साहब से। कपूर साहब, अभी अरुण शर्मा ने एक सवाल उठाया कि भाई 2005 से पहले भी तमाम घटनाएं हुई, तब कौन सा ज्वालामुखी का मुंह खुला हुआ था? कपूर साहब, देखिए, आपको मालूम है कि जो तिब्बत है वो हर साल ऊपर उठता है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो हर साल ऊपर उठ रही है। क्या है कि इंडिया जो है जब यूरेशिया के साथ टकराता है, जो इंडिया की मोटी चट्टान है, जो पक्की चट्टान है, वो तो तिब्बत के नीचे घुस रही है, मगर ऊपर जो सॉफ्ट मटेरियल है, सेडिमेंट्स हैं, वो इकट्ठे होके हिमालय का मलबे का ढेर बन रहा है। एक मलबे के ढेर के ऊपर जितना पानी वो चूस सकता है, जितना पानी वो सह सकता है, उससे ज्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा? वो मलबे का ढेर बहेगा, सब्सिडेंस होगी। इसलिए हिमालय के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेनफॉल होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेनफॉल नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है वो अग्नि की स्तुति करता है। अग्नि क्या है? नहीं है। मूल सवाल का जवाब नहीं आया कपूर साहब। वो कह रहे 2005 से पहले भी घटनाएं हुई। मैं इतना ही चाहता हूं फिलहाल, 2005 से पहले भी घटनाएं हो तो उसका कारण ज्वालामुखी नहीं था। तो ये तो क्लाइमेटिक घटनाएं हैं, होती हैं, लेकिन इनके बचाव के लिए हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्वालामुखी के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दोगे तो हर साल आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। नहीं तो हर साल, कभी पिछले साल क्या हुआ था, कुल्लू और हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड हुई थी, कभी सुरंग में आदमी फंस गए। ये लो प्रेशर एरिया, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया ज्वालामुखी का, ये घटनाओं को एग्रेवेट कर रहा है, ये घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आशीष गर्ग जी आ गए फिर से हमारे साथ में, पर्यावरणविद हैं। आशीष जी, कंप्लीट करिए आप जल्दी से। हाँ, तो देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का मैंने बताया, एक इसकी घटनाएं हैं। हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश कपूर सर जो बोल रहे हैं ज्वालामुखी का, तो इसकी एक नासा की स्टडी हुई थी इस पे। उसमें ये बताया गया था कि भाई जो हमारे हीटअप हो रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो उसमें वोल्केनोज या हमारे एरोसोल होते हैं, या
दूसरे जितने भी कारण है जी साधारण को करना। जी आशीष जी, पता चला था कि जो हमारे फ्यूज और जो हमारे मेरी हेलो जी बोलिए बोलिए आशीष जी की तो मेरा पॉइंट ये है कि क्लाइमेटिक घटना। आशीष जी आपकी आवाज नहीं मिल रही दर्शकों को, बोलिए। ठीक है, मुझे लगता है कि नेटवर्क चूँकि उत्तराखंड में रहता है, दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद्र हमारे साथ में हैं। सतीश चंद्र, अभी अरुण जी ने भी सवाल उठाए हैं, अभी शांति प्रसाद भट्ट ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई नदियों के किनारे जहाँ प्रोहिबिटेड है, अगर वहाँ ये चीज़ें नहीं होती तो जैसे बादल फटने की घटनाएँ होती हैं उस तरह की जनहानि नहीं होती, सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये जो जिम्मेदारी किसकी है कि ऐसा ना हो? चौहान जी, मैं सबसे पहले वो चाइना वाले मुद्दे पे आना चाहता हूँ। जो चाइना आपने चलाया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाइना में विकास हो रहा, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और जो बात अभी सामने आई कि चाइना के पहाड़ जो अलग हैं, हमारे पहाड़ अलग हैं, कश्मीर के पहाड़ अलग हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्रदेश भी सुने। 2025 की पहली छमाही में चीन के हिमालय क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है 7.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है और 23 मिलियन से अधिक लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। अब बात यहाँ पे नहीं है चौहान जी कि हम यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, हम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने इस समय तो खास तौर पे नहीं बैठा हूँ। और जो मंजू दीदी ने बोला, उन्होंने तो बोला कि हम यहाँ पे राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन उन्हें अपने जो शीर्ष नेता है, जो अपने शीर्ष नेता उनके पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके पास आगे सबसे पहले उनको जाना चाहिए कि भाई आप जो अपने फेसबुक अकाउंट से जो चला रहे हैं कि विकास ने बाधा कर दिए, विकास अनियंत्रित तरीके से हुआ, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना अभी बोलने वाला, ये मुद्दा है। लेकिन पहले यहाँ से सारी चीजें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे पूर्ण तो हो जाने दीजिए। तो हर बार ही होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बताइए क्या हुआ? टनल में इतने लोग फंसे थे, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? टनल का कांड आपको याद है? उसके बाद क्या हुआ? कौन सी रिपोर्ट आ गई? प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। तो आज भी देख रहे हैं ना, आज भी हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री क्या काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज भी क्या काम कर रहे हैं हम दिखा रहे हैं। इसी स्क्रीन पर चल रहा था कि मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा भाई? आप किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं। बकवास की बात मत करिए, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये आप इससे नहीं बच जाएंगे। आप मुझे जानते नहीं है सतीश चंद्र, आप मुझे नहीं जानते हैं मैं किस तरीके का पत्रकार हूं। ये आपके पास आप सर्टिफिकेट लेकर नहीं आ गए हैं कि आप तुरंत सर्टिफिकेट साइन करके हमें दे देंगे पार्टी के प्रवक्ता। आपके कहने से मैं प्रवक्ता नहीं हो जाऊंगा। इतनी गंभीर विषय पर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात मत करिए। बोलिए। सारे लोगों को आप समय दे रहे हैं, मुझे समय नहीं दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आया हूं। बोलिए। आप मुझे पूर्ण समय तो दीजिए बोलने का। बोलिए। और कृपा करके मेरा निवेदन है, सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए, कम से कम मेरे जैसे पत्रकारों को। और जिसको आप देते हो देते रहिएगा। बोलिए। पूरे देश से, पूरे प्रदेश की जनता ने चल के टनल में जो आपने बोलिए मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट बांटा था, पूरे प्रदेश को बोलिए जनता ने बांटा था। मैं सर्टिफिकेट बांटने नहीं, आप मुझे मत बांटिए। मुझे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। मुख्यमंत्री को दीजिए और जिसको देना हो दीजिए, मुझे मत दीजिए। बोलिए। समय नहीं दीजिए, मैंने यही तो बोला कि मुझे बोलने का समय दिया। बोलिए ना, अब इतना समय इसी में बर्बाद कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ चौहान जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं ये बात नहीं करना, मैं आपको आंख नहीं करना चाहता ना, मैं आपके कोई यहाँ पे असम्मान करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपना आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़ के देहरादून में आ गए हैं और आते ही सीधे आपदा परिचालन केंद्र में पहुंच के वहां पे आपदा का परिचालन कर रहे हैं। तो इसमें ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है कि हमारी सरकार किस तरह से तत्परता से कार्य कर रही है।
अगर 3-3 ISO की ड्यूटी एक आपदा के लिए वहां पे लगाई गई है, हमारे यहाँ के जो सेना है वो 10 मिनट के अंदर वहां पहुंचती है, NDRF ITBP 4-4 टुकड़ियां वहां पे पहुंच रही हैं, तो मैं और यहाँ से चिकित्सीय जो दल है जो देहरादून से, वो रातों रात अभी वहां पहुंच रहा है। और तो और जो चिकित्सा के जो क्षेत्र में जो भी छुट्टियां थी वो सब बंद कर दी गई है। सारे लोगों को बोला गया है कि आप मानवीय संवेदना और प्रशासनिक तत्परता से वहां पे कार्य करिए। अगर जो व्यक्ति नहीं करता पाया गया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो आपदा है उसको न्यूनी तो करा जा सकता है। हमारी देखिए, हम पर्वतीय प्रदेश में है, हमारा पर्वतीय प्रदेश है और पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं, या आपदा को पूर्ण तरीके से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार बोलती है कि हम पूर्ण तरीके से रोक देंगे, वो नहीं हो सकता कभी। ठीक है सतीश जी, ये तो प्राकृतिक आपदा, इसको नहीं रोक सकते, लेकिन जिस तरीके से अनियोजित विकास की बात होती है कि अगर यहाँ पर अनियोजित विकास नहीं होता, वो खाली आप जिम्मेदार नहीं है कि आपकी सरकार में ये बन गया और उग गया, बहुत सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे। हमारे साथ आशीष गर्ग फिर से आ गए। आशीष जी बोलिए। एक मिनट नहीं, मैं दूंगा जरा, आशीष जी को ले लूँ, बिल्कुल नहीं इनको ले पाया, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी हमारे सतीश भाई जो विकास की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि विकास से किसी का कोई विरोध नहीं होगा। आई थिंक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पर्यावरणविद हैं, इसके फेवर में है विकास के। लेकिन देखिए, एक प्रिवेंटिव होता है। अभी जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है आशीष जी से बात आज संभव नहीं हो पा रही है, व्यवधान है। बोलिए मंजू त्रिपाठी, बोलिए। देखिए, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज जो हम चर्चा का इसको इतना हाइप होना और इतना ज्यादा बोलना किसी का भी मतलब, इस समय राजनीति बिल्कुल, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से या हर किसी से कहूंगी, कहने अरे भाई बीती ताई बीच में मत बोलिए, बीती ताई विसारिए, आगे की सुन लीजिए। इस समय जो हमारा प्रदेश जल रहा है, जलमग्न हो गया है, जो हमारे मतलब अभी भाई ने कहा, भट्ट जी ने कहा कि आपदा उस समय वहां भी आई है, क्या बोलते हैं, हरसिल में भी आई, हेलीपैड जो है झील में परिवर्तित हो गया। अभी जो जिंदगियां जीवन के लिए लड़ रही है, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रही है या मलबे में दबी हुई है, संघर्ष कर रही है, उसको हम लोगों को एकजुट होकर उस आपदा से बाहर आने का काम करना चाहिए। ठीक है मंजू जी, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। ठीक है, राजनीति हमें नहीं, ठीक है शांति प्रकाश। और अगर अभी सतीश भाई कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दौरा छोड़ के आंध्र प्रदेश का आए, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। भट्ट जी एक क्लोजिंग कमेंट छोटा सा जल्दी से बोलिए। राजनीति करना बहुत गलत है भट्ट साहब। आपदा में अवसर किसी को नहीं ढूंढना ठीक है, मैं ढूंढने भी नहीं दूंगा, आप चिंता मत करिए, पलट देंगे बोलिए। तो बहुत मुश्किल होगा। सिलक्यारा में क्या हुआ, कितनी बड़ी कंपनी, ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट, इसका सोल्यूशन क्या है? शांति प्रसाद भट्ट, मंजू जी प्लीज, भट्ट साहब जल्दी से, बस छोटा सा 20 सेकंड में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पूरा प्रदेश शोकाकुल है। दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। शोकाकुल परिवार के साथ हमारी जो है संवेदनाएं हैं। उत्तराखंड आपदाओं से बचे, नीतियां ऐसी बने, ऐसा अगर होगा तो इस राज्य के लिए ठीक रहेगा। अरुण शर्मा, माफ कीजिएगा, अरुण शर्मा बोलिए, अंतिम टिप्पणी। देखिए, पहला काम वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बचाना है, और मुझे लगता है कि इसमें लिए आर्मी है, NDRF है, SDRF है, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, ये लगे हुए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जानों को हम बचा लें। लेकिन जिस तरह का सैलाब आया, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको भविष्य में लापता मिलेंगे। जी ठीक बात है, ठीक बात है। कपूर साहब एक 20 सेकंड मैं आपसे भी चाहता हूं, चूंकि मैं क्लोज कर चुका था कार्यक्रम, लेकिन मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड का एक कमेंट करिए कि ये आपने ज्वालामुखी वाली बात बताई, वो एक लंबा प्रोजेक्ट है, पता नहीं कब सरकार कब क्या करे क्या ना करे, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए जिससे हम कम से कम जनहानि को बचा लें? वो तो यही है कि नदियों के किनारे जो हैं उनको इंक्रोच मत किया जाए, ताकि पानी जब आए तो जो किनारे हैं, अगर पानी मान लो ज्यादा पानी आ गया तो नदियों के किनारे जो मकान है वो इंक्रोचमेंट जो है इंस्ट्रक्शन को पालन किया जाए। लोग लालच में आके कंप्रोमाइज करते हैं, या कंप्रोमाइज ना किया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही भयानक और खतरनाक घटना हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं, लगातार राहत एवं बचाव कार्य में वो खुद भी लगे हुए हैं,
और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन, सारे लोग पूरी अपनी ताकत के साथ में लगे हुए हैं, जिससे कम से कम जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके और जनहानि को कम से कम किया जा सके, कम से कम जनहानि हो। यही हमारी भी कामना है, यही प्रार्थना है। एक बार पुनः जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवाए उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, और जो लोग घायल हुए हैं या अभी लापता हैं वो भी शीघ्र मिल जाएं, ऐसी प्रार्थना है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का